इस लेक्चर में हम कवकों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कवक हैं उनको दो समूहों के अंदर विभाजित किया गया है, निम्न कवक और उच्च कवक। निम्न कवकों में 6 वर्ग आते हैं, जाइगोमाइसेटीज, ट्राइकोमाइसेटीज, काइट्रिडियोमाइसेटीज, हाइफोकाइट्रिडियोमाइसेटीज, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसेटीज और ऊमाइसेटीज। इन 6 वर्गों में से केवल 2 ही वर्ग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से पहला नाम आता है जाइगोमाइसेटीज का और दूसरा नाम आता है ऊमाइसेटीज का। तो इन 2 वर्गों के बारे में ही हम यहाँ अध्ययन करेंगे। दूसरा है उच्च कवक। उच्च कवकों की अगर अपने बात करें तो उच्च कवकों में 3 वर्ग आते हैं, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज और ड्यूटीरोमाइसेटीज। अब जो ड्यूटीरोमाइसेटीज के कवक हैं उनमें लैंगिक जनन की अभी तक खोज नहीं हुई है, या हम कह सकते हैं कि उनमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। तो इसलिए हम ड्यूटीरोमाइसेटीज को छोड़ देते हैं। बाकी जो बचे हुए 2 वर्ग हैं यानी कि एस्कोमाइसेटीज और बेसिडियोमाइसेटीज, केवल उन्हीं में ही लैंगिक जनन होता है, तो उन्हीं की बात हम लोग यहाँ करेंगे। अब कवकों में जब लैंगिक जनन होता है तो उसमें 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला चरण आता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है कोशिका द्रव्य संलयन। तो इसमें 2 अलग अलग कोशिकाएं जो हैं उनका आपस में संलयन होता है, जिससे दोनों के दोनों केंद्रक एक ही कोशिका में आ जाते हैं। तो इस चरण को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी या कोशिका द्रव्य संलयन। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है या चरण है वो आता है कारियोगैमी यानी केंद्रक संलयन। तो इसमें क्या होता है, जो दोनों के दोनों केंद्रक जो कि एक ही कोशिका में पहले ही आ चुके हैं उनके बीच में संलयन होता है और एक द्विगुणित केंद्रक बनता है जिसको संयुक्त केंद्रक कहते हैं। इसको कारियोगैमी या केंद्रक संलयन कहा जाता है। और तीसरा स्टेप इसमें आता है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है वो द्विगुणित कोशिका में ही हो सकता है। तो जो द्विगुणित केंद्रक बना था कारियोगैमी या केंद्रक संलयन के द्वारा, उस द्विगुणित केंद्रक में फिर तीसरा चरण होता है अर्धसूत्री विभाजन का, जिससे अगुणित पुत्री केंद्रकों का निर्माण होता है। तो कोई भी कवक हो उसके जीवन चक्र में या उसके जब वो लैंगिक जनन करता है तो उसमें 3 चरण शामिल होते हैं। अब निम्न कवकों में अलग व्यवस्था रहती है, उच्च कवकों में अलग व्यवस्था रहती है। क्या व्यवस्था रहती है वो हम लोग देखेंगे। निम्न कवकों की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे ही कोशिका द्रव्य संलयन हुआ, जैसे ही प्लाज्मोगैमी होती है उसके तुरंत बाद ही कारियोगैमी हो जाती है यानी कि केंद्रक संलयन हो जाता है। तो इसके बीच में कोई भी गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी अंतराल देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद कहता है कि कारियोगैमी के फिर तुरंत बाद मियोसिस नहीं होता है, यानी केंद्रक संलयन के तुरंत बाद ही अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, बल्कि इसके बीच में कहता है कि समय का एक लंबा अंतराल होता है जिसको हम बोलते हैं टाइम गैप या समय अंतराल। तो अब इस टाइम गैप या समय अंतराल के दौरान जो द्विगुणित कोशिका बनती है वो विश्राम अवस्था में रहती है और विश्राम बीजाणु का निर्माण करती है। ऊमाइसेटीज में इस बीजाणु को हम बोलते हैं ऊस्पोर या ऊ बीजाणु, और जाइगोमाइसेटीज में हम इसको बोलते हैं जाइगोस्पोर या जाइगो बीजाणु। तो जब तक परिस्थितियां प्रतिकूल रहेंगी तब तक ये विश्राम अवस्था में रहेगा। जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होती हैं इसका अंकुरण होता है, और अंकुरण में सबसे पहला चरण इसके अंदर आता है अर्धसूत्री विभाजन का, जिससे द्विगुणित केंद्रक से 4 पुत्री केंद्रक बनते हैं जो कि अगुणित होते हैं। उसके बाद उच्च कवकों की अगर अपने बात करें तो उच्च कवकों में सबसे पहला जो चरण है वो है प्लाज्मोगैमी यानी कि कोशिका द्रव्य संलयन का। अब कोशिका द्रव्य संलयन और केंद्रक संलयन यानी कि कारियोगैमी के बीच में अंतराल होता है या गैप होता है। ये जो अंतराल है ये समय का भी होता है जिसको टाइम गैप या समय अंतराल बोल देते हैं, और स्थान का भी होता है जिसको स्पेस गैप या स्थान अंतराल बोल देते हैं। अब समय अंतराल का क्या मतलब है? समय अंतराल का मतलब ये है कि जो कारियोगैमी है या केंद्रक संलयन है वो प्लाज्मोगैमी या कोशिका द्रव्य संलयन के तुरंत बाद न होकर काफी समय के पश्चात होता है। तो ये जो समय का अंतराल है उसको हम बोलते हैं टाइम गैप या समय अंतराल। अब स्पेस गैप का क्या मतलब है? जिस जगह पर प्लाज्मोगैमी हुई है या कोशिका द्रव्य संलयन हुआ है, कारियोगैमी या केंद्रक संलयन उसी जगह पर नहीं होगा, फिर कहां होगा? किसी दूसरी जगह पर होगा। तो जगह का ये जो अंतराल है इसको हम स्थान अंतराल या स्पेस गैप कहते हैं। तो ये व्यवस्था हमें देखने को मिलती है उच्च कवकों के अंदर। तो जैसे ही कारियोगैमी हुई या केंद्रक संलयन हुआ उसके तुरंत बाद ही फिर अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस हो जाता है। तो इसके बीच में कोई भी गैप या अंतराल आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां पर 2 शब्द आए हैं, समय अंतराल। समय अंतराल का मतलब होता है
भिन्न समय। इसका मतलब एक चरण जो है जिस समय पर हुआ है उससे अगला चरण किसी दूसरे समय पर होगा, तो इस अंतराल को समय अंतराल कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है स्थान अंतराल। स्थान अंतराल का मतलब होता है भिन्न स्थान। इसका मतलब एक चरण जिस स्थान पर हुआ है दूसरा चरण उसी स्थान पर न होकर किसी भिन्न स्थान पर होगा, तो स्थान का ये जो अंतराल है इसको स्थान अंतराल या स्पेस गैप कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले चरण की, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी के अंदर क्या होता है, जो दो अलग अलग या भिन्न कोशिका द्रव्य हैं उनके बीच में संलयन होता है, और इस संलयन से दोनों के दोनों केंद्रक एक ही कोशिका में आ जाते हैं। जैसा कि डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दो कोशिकाएं हैं। एक कोशिका को हमने धनात्मक या प्लस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया है, और दूसरी कोशिका को हमने ऋण या माइनस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया है। अब इन दोनों कोशिकाओं के बीच में संलयन होता है, और संलयन होने से एक द्विगुणित कोशिका का या द्विकेंद्रकीय कोशिका का निर्माण होता है। तो ये द्विकेंद्रकीय कोशिका, इसका मतलब इसमें दो केंद्रक हैं, और दोनों केंद्रकों को हम क्या बोलते हैं, डाइकार्योन बोलते हैं। इस जोड़े को डाइकार्योन के नाम से जाना जाता है। तो अब ये जो प्लाज्मोगैमी है इसमें कई विधियां होती हैं, अलग अलग कवकों में अलग अलग विधियां हमें देखने को मिलती हैं। तो सब इसको हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली विधि आती है इसमें चल युग्मकीय संलयन। तो इसमें क्या होता है, युग्मक बनते हैं जो चल होते हैं यानी गति कर सकते हैं, और उनके बीच में संलयन होता है। तो यहाँ पर चल युग्मकों का निर्माण होता है। अब ये जो चल युग्मकीय संलयन है ये तीन प्रकार का हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला प्रकार इसमें आता है समयुग्मन, दूसरा है असम युग्मन, और तीसरा है विषम युग्मन। तो सबसे पहले सम युग्मन की बात करते हैं। सम का मतलब होता है समान, युग्मन का मतलब होता है संलयन या निषेचन। तो इसमें क्या होता है, जो दोनों के दोनों युग्मक हैं उनका आकार भी समान होता है, और उनकी जो आकृति है वो भी समान होती है। तो जैसा कि डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे दो युग्मक प्रदर्शित किए गए हैं। दोनों के दोनों आकार में एक जैसे हैं, एक समान है, दोनों की आकृति एक जैसी है, दोनों के दोनों नाशपाती नुमा है, और दोनों पर ही फ्लैजला या कशाब उपस्थित है, यानी दोनों के दोनों चल होते हैं या गतिशील होते हैं। तो अब हम इनमें से ये देखकर नहीं बता सकते कि ये इनमें से नर युग्मक है, ये इनमें से मादा युग्मक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक को प्लस चिन्ह के द्वारा और दूसरे को माइनस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इनके बीच में अगर संलयन होता है तो उसको हम समयुग्मन बोलते हैं। तो उदाहरण की बात करें तो एक कवक का उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, सिनकाइट्रियम। तो इस कवक के अंदर समयुग्मन देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा प्रकार इसमें आता है असम युग्मन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, असम का मतलब असमान। तो असमान युग्मकों के बीच में संलयन होता है। तो इसमें क्या होता है, जो आकार है युग्मकों का वो भिन्न होता है, लेकिन जो आकृति है वो एक समान होती है। तो जैसा कि डायग्राम में देख सकते हो आप, यहाँ पे दो युग्मक प्रदर्शित किए गए हैं। एक का आकार छोटा है जिसको हमने नर युग्मक कहा, और दूसरे का आकार बड़ा है जिसको हमने मादा युग्मक कहा। दोनों की आकृति एक समान है, दोनों की दोनों नाशपाती नुमा है, और दोनों पर ही कशाब उपस्थित है, यानी दोनों के दोनों ही चल हैं। तो इनके बीच में अगर संलयन होता है तो उसको हम असम युग्मन के नाम से जानते हैं। उदाहरण की अगर अपने बात करें तो आपको एक उदाहरण इसमें ध्यान में रखना है, एलोमाइसीस। तो इस कवक में असम युग्मन देखने को मिलता है। उसके बाद तीसरा प्रकार इसमें आता है विषम युग्मन। विषम का मतलब होता है भिन्न, युग्मन का मतलब होता है संलयन या निषेचन। तो भिन्न युग्मकों के बीच में संलयन होता है। तो इसमें क्या होता है, जो युग्मक हैं उनका आकार भी भिन्न होगा और उनकी आकृति भी भिन्न होती है। इनमें से एक चल होता है और दूसरा अचल होता है। तो जैसा कि डायग्राम में देख सकते हो, जिसमें एक छोटे आकार का नाशपाती नुमा युग्मक प्रदर्शित किया गया है जिसमें कशाब उपस्थित हैं, तो ये चल है, इसको हम नर युग्मक नाम देते हैं। और दूसरा जो है वो बड़े आकार का है, गोलाकार है, और जिस पर कशाब अनुपस्थित हैं, तो इसको हम मादा युग्मक नाम देते हैं। तो इनके बीच में अगर संलयन होता है तो उसको हम विषम युग्मन के नाम से जानते हैं। और ये विषम युग्मन हमें देखने को मिलता है मोनोब्लेफेरिस कवक के अंदर। तो इसका उदाहरण आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर दूसरी जो विधि है प्लाज्मोगैमी की, वो आती है युग्मक धानीय संपर्क। तो इसमें क्या होता है, चल युग्मकों का निर्माण नहीं होता, बल्कि इसमें जो केंद्रक हैं वही नर और मादा को उसका प्रतिनिधित्व करते हैं या उसको दर्शाते हैं। तो इसमें नर केंद्रक और मादा केंद्रक जो है वो होते हैं। तो ये जो युग्मक धानीय संपर्क है, इसमें युग्मक धानियां एक दूसरे के साथ संपर्क करती हैं, और संपर्क होने के बाद बीच में जो स्थान होता है वो हट जाता है, या बीच की जो भित्ति है वो गल जाती है, जिससे केंद्रकों का स्थानांतरण होता है। तो ये तीन प्रकार का हमें देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला आता है नाल संपर्क, दूसरा आता है ट्राइकोगाइन संपर्क, और तीसरा आता है भित्ति संपर्क। सबसे पहले नाल संपर्क की बात करते हैं। तो इसमें
जो नर युग्मक धानी है उसको पुंधानी बोलते हैं और मादा युग्मक धानी को अंडधानी बोलते हैं। तो इसमें जो पुंधानी है उससे एक नाल निकलती है जिसको हम निषेचन नाल के नाम से जानते हैं। ये निषेचन नाल अंडधानी के अंदर प्रवेश कर जाती है और इस निषेचन नाल के द्वारा ही या इसके माध्यम से ही जो नर केंद्रक है वो अंडधानी में प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह से जो कोशिका द्रव्य संलयन है या प्लाज्मोगैमी है वो हो जाती है। तो ये जो नाल संपर्क है ये हमें देखने को मिलता है जो oomacetes वर्ग है उसके कवकों के अंदर। दूसरा प्रकार इसमें आता है ट्राइकोगाइन संपर्क। तो इसमें क्या होता है, जो मादा युग्मक धानी है उसको एस्कोधानी बोलते हैं और नर युग्मक धानी को पुंधानी बोलते हैं। जो मादा युग्मक धानी है यानी कि एस्कोधानी है उस पर एक तंतुनुमा या धागेनुमा संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोगाइन। अब जो पुंधानी है वो इस ट्राइकोगाइन के साथ जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद जो संपर्क भित्ति है इनकी वो गल जाती है और इस ट्राइकोगाइन के माध्यम से ही जो नर केंद्रक हैं वो एस्कोधानी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से जो प्लाज्मोगैमी है या कोशिका द्रव्य संलयन है वो हो जाता है। तो इस तरह का जो ट्राइकोगाइन संपर्क है ये हमें देखने को मिलता है एस्कोमाइसिटीज के ज्यादातर सदस्यों के अंदर। तीसरा प्रकार आता है भित्ति संपर्क। तो इसमें क्या होता है, जो मादा युग्मक धानी है उसको हम एस्कोधानी बोलते हैं। अब ये बेलनाकार होती है और इसमें ट्राइकोगाइन अनुपस्थित होता है और जो नर युग्मक धानी है उसको हम पुंधानी बोलते हैं। तो पुंधानी और एस्कोधानी इन दोनों की जो भित्तियां हैं वो आपस में संपर्क करते हैं और संपर्क भित्ति पर एक छिद्र बन जाता है और इस छिद्र से होकर जो नर केंद्रक है वो पुंधानी से एस्कोधानी में प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह से जो प्लाज्मोगैमी है या कोशिका द्रव्य संलयन है वो हो जाता है। तो ये भित्ति संपर्क हमें एस्कोमाइसिटीज के दो वर्गों में देखने को मिलता है। पहले का नाम है दो कवकों में देखने को मिलता है। पहले का नाम है पेनिसिलियम और दूसरे का नाम है एस्परजिलस। तो इन दोनों कवकों में हमें भित्ति संपर्क देखने को मिलता है। तीसरी विधि आती है युग्मक धानीय संलयन। तो युग्मक धानीय संलयन की अगर अपने बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। युग्मक धानीय संलयन में जो युग्मक धानियां हैं वो आपस में संपर्क करने की बजाय एक दूसरे के साथ संलयित हो जाती हैं। जैसे युग्मक एक दूसरे के साथ संलयन दर्शाते हैं उसी तरह से युग्मक धानियां भी आपस में संलयन दर्शाती हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है छिद्र संलयन और दूसरा होता है प्रत्यक्ष संलयन। छिद्र संलयन में क्या होता है, दो युग्मक धानियां हैं, दोनों की दोनों आकार और आकृति में एक जैसी होती हैं इसलिए इनको समयुग्मक धानियां बोलते हैं। एक को हम प्लस साइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, दूसरे को माइनस साइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इनकी जो संपर्क भित्ति है यहाँ पर एक छिद्र बन जाता है और इस छिद्र से जो एक युग्मक धानी है उसके केंद्रक दूसरी युग्मक धानी में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से जो प्लाज्मोगैमी है या कोशिका द्रव्य संलयन है वो हो जाता है, इसको हम बोलते हैं छिद्र संलयन। तो ये हमें एक कवक में देखने को मिलता है राइजोफाइडियम के अंदर जो जाइगोमाइसिटीज का सदस्य है। दूसरी विधि आती है प्रत्यक्ष संलयन। प्रत्यक्ष संलयन में क्या होता है, दोनों की दोनों जो समयुग्मक धानियां हैं वो एक दूसरे के साथ संपर्क करती हैं और इनकी संपर्क भित्ति पूरी की पूरी संपर्क भित्ति जो है वो गल जाती है, जिससे दोनों युग्मक धानियों का जो जीव द्रव्य है वो एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाता है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रत्यक्ष संलयन। तो जाइगोमाइसिटीज के जो ज्यादातर सदस्य होते हैं या ज्यादातर जो कवक हैं उनमें हमें प्रत्यक्ष संलयन देखने को मिलता है। तो ये तीसरी विधि है युग्मक धानीय संलयन प्लाज्मोगैमी या कोशिका द्रव्य संलयन की।